57% आया आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले हुई होगी? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम, अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे, नॉर्मल की तरह जी। आपका ठीक है। अब पहले आपका 18% था, 18% था, अब आपका 57%, 57%। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं एमपी का, जबलपुर बताया? जी, जबलपुर में। जबलपुर एमपी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं जीटीएम ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार जी, जिन्होंने उत्तराखंड में जब बिजनेस शुरू किया, इन्होंने अपना व्यवसाय फैलाना शुरू किया। उस समय उत्तराखंड में उतना स्कोप नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज जिस ये मुकाम पे हैं उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कभी कभी जो एक विवाद इनके साथ घुसा रहता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज पर। थैंक यू। आपका भारतवर्ष में जीटीएम ग्रुप का काम चलता है, एनसीआर में अच्छा चलता है, आपको कैसे ये दिमाग में आया कि उत्तराखंड की तरफ मूव किया जाए और वहाँ पे बिजनेस किया जाए, इस कारोबार को बढ़ाया जाए? देखिए, 2006 में मैंने ये डिसाइड किया कि जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज है, जो शहर है जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ पर मूव करना चाहिए। इससे पहले दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा इस तरह के में बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे बिल्डर्स ने करे, हमने करे। ऐसा मन किया कि जो छोटे शहर है जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पर कुछ करें। तो ऐसा विचार बना करके, और उत्तराखंड अच्छा लगा, देहरादून अच्छा लगा काम करने के लिए। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो वो सोच करके, और यहाँ पे जरूरत है इन सारी चीजों की, ये सोच करके हम लोग उत्तराखंड में आए। 2006 में यहाँ पे बिजनेस का उतना अच्छा स्कोप नहीं था जैसा पहले चल रहा था। बीच में ये देखने में आया कि प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा नीचे आना है, लोग नीचे सोचने लगे कि भाई बिजनेस में बढ़ पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ऐसे में कैसे 2006 में आप सोचे कि भाई अब उत्तराखंड चला जाए? नहीं, देखिए, हम एज ए डेवलपर अगर कहीं काम करना है तो उसका एक मार्केट रिसर्च होती है। ये सोचा जाता है, ये देखा जाता है, रिसर्च टीम रिसर्च करती है कि यहाँ पर कितना बिजनेस मिलेगा। हमने अर्ज कराया, हमने पाया कि यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, इन सारी चीजों की जरूरत है। और मार्केट जो है वो पूरे भारतवर्ष में लगभग बराबर चलती है। आज मार्केट तेज है, कल मार्केट थोड़ी सी कमजोर है। 2006 में हमारा ये सोच थी कि ये मार्केट अच्छी रहेगी, और मार्केट अच्छी रही भी। यहाँ उत्तराखंड की अगर हम बात करें, स्पेशली देहरादून की बात करें, तो मार्केट अच्छी रहेगी। तो उत्तराखंड में देहरादून के साथ साथ और कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट हैं या आने वाले हैं? हम लोग नैनीताल में काम कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का एक आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर बना रहे हैं, और वहाँ पे फ्लोर्स बना रहे हैं। तो नैनीताल में आप काम कर रहे हैं, देहरादून में कहाँ आपको काम करने में ज्यादा सुविधा महसूस हुई? नैनीताल में अलग एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट अलग, वहाँ का कल्चर अलग। देहरादून में बहुत ज्यादा ये दिल्ली से सटा हुआ है, इसको लोग मानते हैं कि भाई दिल्ली की तरह है। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा इस दोनों जगह पे? देखिए, पूरे हम तो खैर देश भर में कई सारे शहरों में काम कर रहे हैं। अगर हम देहरादून और नैनीताल की बात करें तो देहरादून में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आने की सुविधा, ट्रेन सर्विस है, फ्लाइट है, बाई रोड 4-5-6 घंटे में आया जा सकता है। तो नैनीताल में थोड़ी सी ये समस्याएं हम और हमारी टीम को देखने को मिलती है, महसूस करते हैं हम लोग की बाय एयर सर्विसेज नहीं है, ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। ये सारी सर्विसेज, ये सारी प्रॉब्लम हम जरूर झेलते हैं। आपने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, मार्केटिंग भी करती है आपकी टीम। तो एनसीआर में जो मार्केटिंग आप करते हो और उत्तराखंड में जो करते हो, इसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ का मार्केट अच्छा है, यहाँ आराम से निकल जाता है? वहाँ बार्गेनिंग ज्यादा है या यहाँ बार्गेनिंग कम है? क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ पर एंड यूजर है। जिस भी आदमी को, जिस भी परिवार को फ्लैट में रहना है, प्रॉपर्टी में रहना है, वो यहाँ पर है। एनसीआर एक इन्वेस्टर बेस्ड जगह है। बट देहरादून की हम बात करें या उत्तराखंड की बात करें, ये एक एंड यूजर की जगह है। यहाँ पर एंड यूजर रहता है, एंड यूजर घर प्रॉपर्टी लेना चाहता है। नहीं, ऐसा मानते हैं कि एनसीआर में लोग 2-2, 3-3 फ्लैट्स ले लेते हैं, बंगलोज भी लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड का फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग पोजीशन नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कैसे, किसको आप बेचते हैं? क्या आप सोचते हैं, आपका टारगेट क्या होता है? कौन से लोग ऐसे टारगेट होते हैं कि इनको टच किया जाए,
इन पे बिजनेस निकलेगा, ये आपके फ्लैट्स ले सकते हैं, तो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको आप टच करते हैं? देखिए, हम अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में एंड यूजर है, देहरादून में के आसपास जो इंडस्ट्रीज है उनके लोग हैं, देहरादून में जो फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है उनके है, और यहाँ पर कैपिटल होने की वजह से मार्केट आप देहरादून में ज्यादा करते हैं कि दिल्ली में ज्यादा करते हैं यहाँ की? नहीं, हमारी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट भी है, वहां से भी कस्टमर है, एनसीआर से भी है और देहरादून लोकल से। ये माना जाए कि बाहर के ज्यादा लोग यहाँ पे फ्लैट में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, एज अगर मैं जीटीएम अपने ग्रुप की बात करूं तो मेरे यहाँ एंड यूजर ज्यादा है, मतलब यहाँ के लोकल लोग ज्यादा है। तो लोकल कैसे ये अफोर्ड कर सकता है कि आपके जो फ्लैट्स हैं उसके जो रेट हैं, आप ही के क्या सारे जो डेवलपर्स हैं उनको कैसे उसको कि इतना कॉस्टली है कैसे लिया जाए? बाहर के लोग आके नीचे आए हुए हैं या तो बाहर के सर्विस करने वाले यहाँ पे ज्यादा लोग हैं? नहीं, मेरे पास जो रिसेंट रिपोर्ट है मेरी सेल्स टीम की, उस हिसाब से लोकल लोग बहुत हैं जो ले रहे हैं, टिहरी से बहुत है, पौड़ी गढ़वाल से बहुत है जो लोग देहरादून में शिफ्ट होना चाहते हैं, देहरादून में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहाँ पे, लोकल लोग बहुत है। एक बड़ा अच्छा सवाल है जो कि हमेशा देखने को मिलता है, जैसे सपोर्ट की बात आती है, दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट में आपको कैसा सपोर्ट है? उत्तराखंड में यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है हमेशा अनस्टेबल दिखाई दी कि सीएम अनस्टेबल है, और वहाँ पे जो भी सीएम रहता है ये माना जाता है कि भाई ये चलाएगा भले बीच में हट जाए। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आप लोगों को कैसा मिलता है वहाँ पे और यहाँ पे? नहीं, कोई आपका मेन हाँ फोकस देखिए, काम आप कर रहे हैं, काम करना है तो सपोर्ट तो गवर्नमेंट का चाहिए ही, बीच में प्रॉब्लम ना आए, हेडन ना हो, कोई दिक्कत ना आए, तो गवर्नमेंट को आप किसी न किसी तरह ओबलाइज करते हैं या मिला के चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है। तो कहाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी, आपको दिल्ली में या उत्तराखंड में? नहीं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ डेवलपर अगर मैं जीटीएम की बात करूं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम बिहार में काम कर रहे हैं, राजस्थान काम कर रहे हैं, उत्तराखंड काम कर रहे हैं, तो हमको एज सच यहाँ की सरकार से, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कंपेयर करते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में हम कंपेयर करते हैं, वहाँ का कल्चर एकदम अलग है, देहरादून का कल्चर अलग है। तो देहरादून में जब आप किसी को टारगेट करते हैं तो बट नेचुरली ये सोचते होंगे ना कि आपके फ्लैट्स का जो रीच किसकी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो आप सर्वे कराते हैं, जो आपकी टीम होती है, तो क्या उसी पैटर्न की वहाँ की भी वही टीम होती है या यहाँ की अलग टीम होती है? देखिए, सर्वे की बात करें तो जहाँ पर एंड यूजर, जहाँ पर जिसको मकान खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो कहाँ का है, वो लोकल है या वो बाहर का है, ये अपने आगे सर्वे से भी आती हैं सारी चीजें। और हम इतने सालों से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल भी हमें देखने को मिलता है। दिल्ली की मार्केट अलग होती है, कुछ एक्सक्लूसिव, क्योंकि देहरादून एक एक्सक्लूसिव माना जाता है कंपेयर टू दिल्ली, तो यहाँ क्या है एक्सक्लूसिव कुछ आपके प्रोजेक्ट में होता है? नहीं, हम एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, हम आम आदमी के लिए भी घर बना रहे हैं, मिक्स एंड मैच प्रोजेक्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल भी बना रहे हैं, तो मिक्स एंड मैच प्रोजेक्ट्स हैं, आम आदमी के लिए भी, एक्सक्लूसिव भी। पहले कहा जाता था कि देहरादून में जो बंगलो बनते थे मिनिमम एमडीडीए 3 बीघे में ही उसको नक्शा पास करता था। आज आप देखते होंगे कि 30 गज में भी लोग बना ले रहे हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं जो इतने खुले में रहते थे, जितना आपने समेट दिया है, आपने जितना कंजेस्चर कर दिया है, तो क्या वो सेटिस्फाई होते हैं ये डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स पे? देखिए, क्लाइंट की अगर बात करें और उस क्लाइंट की बात करें जो अपार्टमेंट लेना चाहता है, जो अपार्टमेंट कल्चर पे रहना चाहता है, वो जिसे प्रोजेक्ट चाहिए, जिसे बच्चों के लिए ग्रीन एरिया चाहिए, जिसे स्विमिंग पूल चाहिए, जिसे क्लब चाहिए, वो सेटिस्फाइड है, वो आता है हमारे पास और हमारे पास आके वो अपार्टमेंट लेता है, फ्लैट। पिछले 15 सालों में राज्य बनने के बाद हमने देखा उत्तराखंड में उतना अपार्टमेंट कल्चर नहीं रहा, लेकिन आप लोग बेच कैसे देते हो जब अपार्टमेंट कल्चर नहीं भी है, तब भी आप लोगों को बेच देते हो? कि ये इस पे काम करने की जरूरत है, यहाँ का मार्केट मैच्योर हो चुकी है। ये क्वेश्चन 10 साल पहले तक बिल्कुल ठीक था, आज बाजार मैच्योर हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं, लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हर तरह के अपार्टमेंट बन रहे हैं, एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट बन रहे हैं, फुली एयर कंडीशन अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल यहाँ पर आ चुके हैं और अभी आ भी रहे हैं। हमारी कंपनी खुद ही एक बड़ा शॉपिंग मॉल यहाँ लेकर आ रही है। तो अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर एंड यूजर आ चुका है, लोग उस मैच्योरिटी लेवल तक आ चुके हैं जो अपार्टमेंट्स खरीदना चाहते हैं, जो अपार्टमेंट कल्चर में रहना चाहते हैं। अभी रिसेंटली एक परिवार आए, मैं अपने प्रोजेक्ट में था, उन्होंने कहा कि वो 500 गज की कोठी छोड़कर हमारे यहाँ अपार्टमेंट इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्विमिंग करे,
वो चाहते हैं इसका उनका बच्चा साइकिलिंग करे और एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे। चर्चा ऐसी है कि जीटीएम पता नहीं कौन सी रणनीति अपनाता है कि वो फ्लैट्स बेच लेता है अपना, और सारे बिल्डर्स हैं वो ले दही दे दही की तरह घूमते रहते हैं, उनका नहीं बिकता। तो क्या ऐसा है कि जिससे जीटीएम बेच देता है लोगों के अपने प्रोडक्ट? देखिए, हम एक तो फैक्ट एंड फिगर्स पे काम करते हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फुल वो हम पूरा नक्शा हमारा पास है, बैंक से लोन उनका अप्रूव कराते हैं और एंड यूजर हम तलाशते हैं। हाँ, जीटीएम एज अ ब्रांड हम पिछले 15 सालों से बाजार में है, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, कई प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं, इसका बहुत फर्क है। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग, हमारी सेल्स टीम अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत। अभी कुछ दिन पहले देखने में आया कि आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 1 साल में ही आपने उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो क्या आपके दिमाग में ये था कि इसको स्ट्रक्चर खड़ा करके पूरे प्रोजेक्ट को कैश कर लिया जाए, या रियल में इस काम किया गया उस चीज पे? देखिए, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ये फॉरेस्ट लवाना प्रोजेक्ट है और ये 3 महीने में लगभग 300 फ्लैट हमने बेचे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पार्टनर बना के साथ मिलाकर हम चले और 300 फ्लैट एंड यूजर को हमने दिए और हमने 90 दिन के अंदर में, शायद 60 या 90 दिन में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया। और हमारा मकसद यही है कि हम टाइम से पहले क्लाइंट को घर दे सके, ये हमारा मकसद है। हम टाइम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टाइम से पहले दे सकें घर। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी तुषार जी से चर्चा जारी रहेगी। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष के मुकाबले गेहूं के खरीद मूल्य को बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही सफाई और उतराई के खर्च से किसानों को मुक्त रखते हुए ये खर्च अब सरकार उठा रही है। यही नहीं, गेहूं की गुणवत्ता में कमी होने पर भारत सरकार ने 10 रुपए 88 पैसे की जो कटौती निर्धारित की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को इस कटौती के भार से भी मुक्त कर दिया है और इसकी भरपाई खुद कर रही है। गेहूं की खरीद का भुगतान सीधे किसान भाई के बैंक खाते में किया जाएगा। क्रय केंद्र 2 अप्रैल से 15 जून तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और किसी भी समस्या की शिकायत किसान भाई टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कर सकेंगे। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे, उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पापा ये देखिए, अब इंश्योरेंस सिर्फ 1 रुपए में। ऐसा कैसे? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पीएम लाए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बेटा, अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे बाद 2 लाख रुपए का बीमा तुम लोगों को मिलेगा, या फिर विकलांगता की स्थिति हुई तब भी 2 लाख तक मिलेगा। तो क्या इस योजना का लाभ हम भी उठा सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। 18 साल से ऊपर का कोई भी खाता धारक इस योजना का लाभ ले सकता है। सुनिए जी, आप जाइए और चारों का बीमा करवाइए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ना होगी परिवार की चिंता, ना होगी कल की फिक्र, ना होगी कल की फिक्र। प्रधानमंत्री की योजनाओं से जिएंगे हम बेफिक्र। अब जिएंगे हम बेफिक्र, हाँ जिएंगे हम बेफिक्र। रूप
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। ख्वाब होंगे आपके, पर उसमें उड़ान भरना सिखाएंगे हम। मीडिया की दुनिया में शोहरत पाने का अगर आप में है जुनून, तो कदम बढ़ाइए। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट। Can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? नक्सलियों के गढ़ दंतेवाड़ा पहुंचे पीएम मोदी की नक्सलियों से अपील। बंदूक छोड़ आम जीवन जीने का रास्ता अपनाए नक्सली। छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी 4 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत। लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। देश पूरी तरह सुरक्षित, जवान अपना कर रहे हैं काम। नक्सली क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में लोगों को दी जानकारी। दिल्ली डायलॉग कमीशन में सचिव पद पर तैनात आशीष जोशी को सीएम केजरीवाल ने हटाया। सूत्रों के मुताबिक गुटखा खाने और मीडिया को खबरें लीक करने के कारण सरकार ने हटाया। आशीष जोशी ने आरोपों को किया खारिज। सलमान की बेल पर साध्वी प्राची ने उठाया सवाल। कहा, मुस्लिम होने के चलते मिली बेल, गरीबों के साथ नहीं हुआ न्याय। और जम्मू कश्मीर में शोपियां में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। 8 स्थानीय नागरिक घायल। सभी अस्पताल में भर्ती। पुलिस पार्टी को निशाना लगा फेंका गया था ग्रेनेड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा मुखर्जी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि लोहे का निर्यात और स्टील का आयात ये लंबे समय से चल रहा है, अब इसे बंद होना ही चाहिए। हम लौह अयस्क से स्टील बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास का फल गरीबों तक पहुंचना होगा। मोदी ने दंतेवाड़ा में छात्रों से भी बातचीत की और रमन सरकार की तारीफें करते हुए उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के हाथ में बंदूक थी, उन्होंने उन नन्हे हाथों में कंप्यूटर और पेन पकड़ाया है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चे हिंसक बने और उनका कोई भविष्य ना हो। के इस समारोह में 24,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का निर्णय हो। एक राज्य, पूरे राज्य के लिए भी अगर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो राज्य के लिए बहुत बड़ी गौरवशाली घटना होती है। जबकि आज एक जिले में 24,000 करोड़ रुपया, मैं विश्वास से कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, सबके सब किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो, किसी भी भूभाग पर क्यों न रहते हो, एक ही जवाब निकलता है कि साहब कुछ भी करो, बच्चों को रोजगार मिले ऐसा कुछ करो। उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर रोजगार मिल जाएगा तो बाकी तो अपना संसार वो खुद मेहनत करके बसा लेगा। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले और 500 ग्रामीणों को अगवा करने के मामले में कहा कि देश सुरक्षित है। सीएजी रिपोर्ट और दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि देश पूरी तरह सुरक्षित है और सेना के जवान ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ
सीधा संवाद किया। लगभग 2 घंटे तक चली संवाद के बाद मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य और परियोजनाओं की जानकारी दी। वहीं अखिलेश यादव के केंद्र सरकार पर लगाए गए भेदभाव पर कहा कि राज्य सरकार ये नहीं कह सकती है कि केंद्र ने उसे मुआवजा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा दिया जाता है। पास पैसा होता है उससे तात्काल तुरंत फौरी स्तर पर यह राहत कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जो भी वितरण करना है कर देते हैं। 3 महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किए। पहले 50% फसलों की क्षति होती थी, तब लोगों को मुआवजा मिलता था। तुरंत हम लोगों ने उसे कम करके 33% पर ही यदि नुकसान हुआ है तभी पूरा मुआवजा मिलेगा। पहले जो कंपनसेशन मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1.5 गुना कर दिया। राज्य सरकार का पैसा होता है उससे तात्काल तुरंत फौरी स्तर पर यह राहत कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जो भी वितरण करना है कर देते हैं। 3 महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किए। पहले 50% फसलों की क्षति होती थी, तब लोगों को मुआवजा मिलता था। तुरंत हम लोगों ने उसे कम करके 33% पर ही यदि नुकसान हुआ है तभी पूरा मुआवजा मिलेगा। पहले जो कंपनसेशन मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1.5 गुना कर दिया। वहीं 25 अप्रैल को पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप के बाद परेशान लोगों में एक बार फिर दहशत फैल गया है। शनिवार को मध्य नेपाल में फिर से 3 झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। भूकंप से त्रस्त नेपाल में मरने वालों की संख्या लगभग 8000 हो चुकी है। 25 अप्रैल के भूकंप के बाद नेपाल में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। भूकंप के इन झटकों का केंद्र काठमांडू के पूर्व में स्थित सिन्धुपाल्चोक और दोलखा जिलों में था। हालांकि इन झटकों से किसी नुकसान की खबर नहीं है। एक बार फिर दहशतगर्दों ने कश्मीर में अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया है। श्रीनगर से करीब 52 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है, जिसमें 8 स्थानीय नागरिक घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दों ने शोपियां के मुख्य कस्बे में पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा, लेकिन निशाना चूकने के कारण ग्रेनेड भीड़ वाली जगह जाकर फट गया, जिससे 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। तो दिल्ली डायलॉग कमीशन में सचिव पद पर तैनात एक तेज तर्रार अधिकारी को गुटखा खाने और मीडिया को खबरें लीक करने के कारण केजरीवाल सरकार ने हटा दिया। आम आदमी पार्टी सरकार इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम सर्विस से 3 साल के लिए डेपुटेशन पर दिल्ली सरकार में आए अधिकारी आशीष जोशी को उनके मूल कैडर में 9 माह के अंदर ही भेज दिया गया। डीडीसी के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने अधिकारी को हटाने के जो कारण बताए हैं, उनमें पहला कारण एक एनजीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना, दूरसंचार के पूर्व सचिव चंद्रशेखर को भ्रष्ट बताना, ऑफिस में गुटखा खाना, सिगरेट पीना और मीडिया को खबरें लीक करना भी शामिल है। मिला नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार है, उनका कल फोन आया कि इस तरह से कुछ कंप्लेन गई है दिल्ली सरकार से मेरे काडर को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। इसमें कहा है कि मैं सिगार पीता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ। देखिए, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है। ऑफिस के अंदर कभी नहीं इस तरह का काम। बाहर मैं क्या करता हूँ उसमें किसी को जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं तो सिगार ही पीता हूँ, उन लोगों का क्या करेंगे जो लोगों का खून पीते हैं। तो दिल्ली के सिविल लाइन में पार्श्वनाथ बिल्डर ने लोगों को घर दिलाने के नाम पर काफी समय से ठग रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने करीब 1000 करोड़ रुपए तक लोगों से ठग चुके हैं। और इस बात का खुलासा आरडब्ल्यूए के लोगों ने किया जब उन्हें इस धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने इस मामले की पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा केस जो है नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में भी गया हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी रजिस्टर्ड है और हाई कोर्ट में भी चल। हमसे इसने 1000 करोड़ रुपए लिया हुआ है और इसने इन्वेस्ट किया सिर्फ 400 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट 2004 में शुरू हुआ था जी, और इन्होंने कमिट किया था कि हम 2009 में डिलीवरी दे देंगे।
एक फ्लैट की लागत मिनिमम आज की डेट में जो है तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए होगी। कह रहे हैं जी हम आपको 2015 एंड में बना के दे देंगे, पार्ट डिलीवरी दे देंगे। जब साइट पे काम ही नहीं होगा तो सिर्फ मुंह से बोलने से कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना न्यूज। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खास बात आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक और खास मेहमान श्री पीसी गुप्ता जी। पीसी गुप्ता जी यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे के सीईओ हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पीसी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास प्रोग्राम खास बात में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण पद आपने ग्रहण किया है और जिस दिशा में, डेवलपमेंट की दिशा में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, वहां पे यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उसका कार्यभार आपको दिया गया, आप सीईओ के पदभार पे हैं। कैसा आपको लग रहा है और अब क्या आप आने वाले समय पे किस प्रकार से आप इस विभाग में इस पद पे लेकर के आप कार्य करना चाहेंगे? राज्य सरकार ने इस पद पर मेरी तैनाती करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 5 जनपदों में इसका क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। प्रथम चरण में जनपद गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र है उसका विकास कार्य प्रारंभ किया गया है। बहुत चैलेंजेस हैं, भूमि अधिग्रहण का बड़ा मुद्दा है, किसानों के पुनर्वास की बड़ा मुद्दा है और इसका विकास तभी संभव है जब किसानों को साथ लेकर हम उनकी सहभागिता से इस विकास में उनको हिस्सेदार बनाते हुए आगे बढ़ सकेंगे। ये बड़ी चुनौती है और इस पर हम लोग पूरी राज्य सरकार के सहयोग से और प्राधिकरण के साथियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, अब अभी आपने बात की खासतौर से क्योंकि चुनौती बड़ी है। पद आपका जरूर महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौती भी बड़ी है। यमुना एक्सप्रेस हाईवे के अंतर्गत जिस प्रकार से आपने पूरा इसको एलैबोरेट किया कि तमाम जनपद इसमें आते हैं, कुछ समस्या भी आपने गिनाई, लेकिन पीसी गुप्ता के बारे में जहां तक हम जानते हैं, खासतौर से क्योंकि इससे पूर्व भी मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है और खासतौर से आपकी जो एक आपका एक जो काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं आप जब भी जहां भी जाते हैं, जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई अब तक के जितना मैं जानता हूं सर, तो उसमें आपने हमेशा सरकार को, विभाग को और खासतौर से जो विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी साथ में लेके चलें। तो ऐसे अवसर पे आपको क्या लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे जब खासतौर से नोएडा के अंतर्गत आता है, जहां पे तमाम समस्याएं हैं और एक समस्या किसानों की जरूर है जिसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। अभी 2 दिन पहले की मैं आपको एक घटना आपको शायद इसका ज्ञान हो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से यहाँ के किसानों ने मुलाकात की। उसके अलावा बीएसपी खुद इससे पूर्व की जो सरकार यहाँ पे वो भी किसानों को लेकर के काफी सेंसिटिव थी, ये सरकार भी काफी सेंसिटिव है। तो ऐसे में किसानों के मुद्दों को आप इस बार कैसे हैंडल करेंगे, जैसे पहले आपने काफी उसको सेंसिटिवली बहुत अच्छे से हैंडल किया था? हमारे जो अधिकारी हैं वो लगातार क्षेत्र का दौरा करके किसानों के संपर्क में हैं। 2 तरीके की समस्याएं हैं। एक समस्या लोकल इश्यूज की है, जो किसानों की रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उनकी जमीनों पर आबादी की समस्या है, कंपनसेशन की समस्या है। उन सब में जो डिलेज होते हैं उनको हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं। उनको लगातार उनसे संपर्क होता है, जनप्रतिनिधि आते हैं, किसान संगठनों के लोग आते हैं और किसान भी बड़ी संख्या में रोज यहाँ पर संपर्क करते हैं। हमारे तहसीलदार और हम सब लोग अधिकारी लोग समय समय पर उनको सुनते हैं, उनकी समस्याओं को लिखते हैं। एक टाइम शेड्यूल के अंदर उनको निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है और काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिले हैं। पिछले कुछ समय में जो लोकल स्तर की समस्याएं थी वो सब ज़्यादातर समाधान हुई हैं।
सर एक बात निकल के आती खासतौर से क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी आप कार्यरत थे इससे पहले और वहां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई थी। अगर हम ये क्या बात बोले, कई बार जो समस्या है मूल रूप से जो समस्या है किसानों की, तो कहीं ना कहीं इस बार मतलब अगर हम क्या मतलब क्योंकि आप एक पद पे बैठे शायद आपके लिए ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या किसान भी राजनीति कर रहे हैं इस समय? मैं नहीं समझता कि किसान राजनीति कर रहा है। किसान की जमीन हम ले रहे हैं विकास कार्यों के लिए और उनके ऊपर आजीविका का एक संकट उत्पन्न होता है तो उसको उस वजह से